तो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं ना। और हमने कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जिससे आप मेजर कर सकते हो करंट को, वोल्टेज को, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब देखो, यहाँ पर रिलेशन है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप अप्लाई करते हो तो उन दोनों में रिलेशन आता है, जिस रिलेशन को ओम्स लॉ कहते हैं, है ना। ओम साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इस लॉ को ओम्स लॉ कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, आप भी हेडिंग डाल लें, ओम्स लॉ। अब बच्चों ये क्या है इसको समझते हैं। स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले, स्टेटमेंट हम बाद में लिख लेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर बच्चों इस तरीके से कंडक्टर है ना। तो कंडक्टर है यहाँ पर इस तरीके से, और ये जो कंडक्टर है इसको बेसिकली इसमें करंट कब फ्लो होगी ये आपको पता है। इसमें करंट तभी फ्लो होना चालू होगी बच्चों जब आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, किससे कनेक्ट करोगे, तो आपको एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, सेल। और मैंने आपको बताया कि सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने V वोल्ट की बैटरी मान लो कनेक्ट कर दिया। अब यही V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल आएगा क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो कंडक्टर का एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो लो पोटेंशियल पे होगा, और जो कंडक्टर का एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भले ही लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भागेंगे, बट आपकी जो करंट है बच्चों वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा कंडक्टर के थ्रू। तो इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट होगी और नेगेटिव टर्मिनल पे करंट एंड हो जाएगी। इस तरीके से आपके करंट फ्लो होती रहेगी, चार्जेस का फ्लो मेंटेन रहेगा जब तक कि आपने क्या लगाया हुआ है, बैटरी। अब बच्चों अगर सब बैटरी को चेंज करते हो, मतलब बैटरी के पोटेंशियल को चेंज करते हो, मान लो ये वेरिएबल बैटरी है, तो जब आप इसको चेंज करोगे, पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो आप ये देखोगे कि करंट, कंडक्टर के अंदर जो करंट है इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। समझ गए आप लोग। इसको और बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है करंट भी इसमें क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। या इसको कैपिटल I मान लो क्योंकि किताबों में ऐसे ही दिया रहता है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा भी आप लिखना चाहो, जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगी, है ना। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको ही करंट फ्लो होगी। अगर अब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है आप चाहो तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हो। तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, है ना बच्चों, ये तो आप जानते हो। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है हमें तो कांस्टेंट टर्म आता है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको R बोलते हैं बच्चों। तो ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IR। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है R, ये कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बच्चों ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस मटेरियल प्रोवाइड करेगा, है ना। एक्चुअली में जब ये करंट फ्लो होते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बच्चों, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते टकराते आगे बढ़ते हैं, टकराते टकराते, है ना। ऐसा मैंने आपको बताया था जब करंट के बारे में बता रहा था मैं। तो टकराने की वजह से इनको अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन। वो जो अपोजिशन मिलता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बैटरी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है तब करंट आसानी से फ्लो होता है, नहीं तो रेजिस्टेंस मिलता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मटेरियल ए है ना बच्चों। आपके पास एक कंडक्टर है जिसका नाम ए है मान लो। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपने इस पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मान लो इसमें से जो करंट फ्लो हुआ वो 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ।
तो आप इसका रेजिस्टेंस कितना बोलोगे ए वाले का, तो रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाए तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसी को आप लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं, तो रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वोल्ट पर एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पेयर, ये हम जानते हैं, बट वोल्ट पर एम्पेयर नहीं बोलते, इसकी यूनिट होती है ओम, है ना, ओम्स लॉ, तो ओम के नाम पे ही हम इसकी यूनिट बोलते हैं। तो वोल्ट पर एम्पेयर की जगह इसकी यूनिट ओम्स बोली जाती है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, है ना। तो ये ग्रीक लेटर है जो ओमेगा होता है, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ओम बोलते हैं, ओम। तो याद रखेंगे कि इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है बच्चों, ओम। तो आप देखो यहाँ पे ए मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आपका करंट, तो ये 2। तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। वहीं आप सोचो कि यहां पर एक दूसरा मटेरियल है, दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा कंडक्टर है, जिसको हमने बी नाम दिया है। अब ये सोचें कि आपने इसमें भी 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, बट ये अपने अंदर से पास होने देता है करंट मात्र 1 एम्पियर की, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ बी का, तो बी का हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 10/1, यानी कि 10 ओम। यानी कि कौन आसानी से करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, किसमें करंट कम है बच्चों, देखो आप, तो बी वाले मटेरियल में करंट कम है, जबकि ए वाली मटेरियल में करंट ज्यादा है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस अपोजिशन कम हुआ, वो आ भी रहा है 5 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि करंट कम है। तो करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो बच्चों, रेजिस्टेंस। इसलिए लिखा है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा किसी मटेरियल का, उसमें करंट उतनी ही कम फ्लो होगी। इसलिए इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता। इंसुलेटर्स में जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, उनमें थोड़ा ना करंट फ्लो होता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जबकि कंडक्टर्स, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो होता है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम, उसमें करंट ज्यादा, और करंट जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें करंट कम होगी। आई होप बच्चों आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया, और ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, इसलिए हमने लिखा है रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम होती है। और रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन करंट फ्लोइंग इन इट। तो आई होप आपको बच्चों ये यहां तक बात क्लियर होगी। यानी कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, या करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है ना बच्चों। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये तभी वैलिड है, ये प्रोपोर्शनैलिटी तभी वैलिड है जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है फिजिकल पैरामीटर्स में, फिजिकल कंडीशन या फिजिकल पैरामीटर्स। तो वो क्या होता है कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये होता है। नहीं तो बाद में आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, वो टेम्परेचर प्रेशर कई चीजों पे डिपेंड कर जाता है। तो फिजिकल पैरामीटर्स, टेम्परेचर प्रेशर जैसी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होती है बच्चों, तभी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो अभी हम हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसलिए ओम्स लॉ क्या कहा गया, अब आप स्टेटमेंट सुने तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों। तो ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग करंट फ्लोइंग लिखना था, फ्रॉम लिख दिया मैंने, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional
is directly proportional is directly proportional to the directly proportional to the directly proportional to the potential difference potential difference applied potential difference applied potential difference applied across the ends of conductor applied across the ends of conductor provided provided physical parameters provided physical parameters such as pressure, temperature, etc. remains constant, remains same, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कभी भी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, इसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये तभी होता है जब आपका फिजिकल पैरामीटर्स सेम रहते हैं, मतलब उनमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, है ना। वो अब हायर क्लास का पार्ट है, तो आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो उसको सीखेंगे, अभी तो आप इतना याद रखेंगे। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए जो कांस्टेंट यूज होता है उसका नाम रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है बच्चों, है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो होगी, और जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओम्स लॉ क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होगा कि ये हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे निकाला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा, तो आप क्या बोलोगे। अगर ये फॉर्मूला तो आप यहां से देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इक्वल्स टू 1 वोल्ट, जब आप किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, एंड करंट प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर बिकम्स 1 एम्पियर, और उस कंडक्टर में जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर हो जाए, देन आप रेजिस्टेंस में अगर डालोगे तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 1 ओम। तब आपका जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उसको 1 ओम कहा जाएगा। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और उसमें कितनी करंट मिले, 1 एम्पियर की, तब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होगा उसको 1 ओम कहा जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ 1 ओम लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं आपको, ये आप भी लिखते चलो, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको एक बार, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when potential difference across the ends is 1 वोल्ट। तो जब आप किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसमें करंट जो हो बच्चों वो क्या हो,
कि आपका क्या दे दे बच्चों, 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट आप लगाने पे करंट आपको 1 एम्पियर मिले, तब वो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, समझ में आया है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लो, जो मैं आपको बता रहा था कि ये अपोजिशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने नहीं देता आसानी से। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, है ना। तो इस बात को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे एक पॉइंट बनाकर, कि रेजिस्टेंस 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 जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, इज द opposition to the flow of current in a conductor ठीक है बच्चों। और इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, if resistance is more, full stop, if resistance R is more then current is less for the same value of potential difference अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ना चेंज की जाए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस को जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे जोड़ा था, तो अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट लेस है, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज्यादा मिलेगी आपको, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो, अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट ज्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे वाइस वर्सा लिख लेते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, और ये ओम्स लॉ क्लियर होगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम समझ में आया होगा, और डेफिनेशन ऑफ 1 ओम क्या होता है ये भी आपको क्लियर होगा। तो बच्चों अब हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, अब क्या है कि आपके पूरे चैप्टर में सर्किट के बारे में ही पढ़ना है, और सर्किट ही हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर, है ना। तो सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है वो आप देख लो। द कंडक्टिंग पाथ through which an electric current can flow is called as इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसे कोई भी कंडक्टिंग पाथ हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कंडक्टिंग पाथ बनाने के लिए क्या क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपकी एक बैटरी रिक्वायर्ड होगी, तो बैटरी अगर आपने देखा होगा तो उसको ऐसे दिखाई देती है ना, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर उससे आपको एक कंडक्टर को जोड़ना भी पड़ेगा बच्चों। अब अगर करंट नापना है तो करंट नापने के लिए आपको यहाँ पर एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, जिसको बच्चों याद करो हमने क्या बोला था ऐसे डिवाइस को, ये आपका एमीटर हो जाएगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पर आपका वो कंडक्टर होगा, फिर कंडक्टर में अगर आपको नापना है तो इसी सर्किट में आपको वोल्ट मीटर भी लगाना होगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा होगा। लेकिन देखो बच्चों इस तरीके से अगर हम उनके एक्चुअल डायग्राम बनाने लगे जब कंडक्ट करेगा, यहाँ पर फिर पता चला कि आपको यहाँ पे एक प्लग भी लगाना पड़ेगा, की भी लगानी पड़ेगी, है ना, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर आपको एक और डिवाइस होता है, जब आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे, है ना। इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट, ऐसा
एक डिवाइस होता है बच्चों जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो इसमें इस तरीके से एक अरेंजमेंट होता है, ऐसे बार होता है और यहाँ पे एक आपके पास फंक्शन होता है। जब आप इसको खिसकाओगे तो इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बदलती है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस करने से रियोस्टेट में इस तरीके से चेंज करने से आपकी सर्किट में करंट चेंज होती है। तो करंट चेंज कराकर आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसको वेरी कराकर आप उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो, है ना। तो जब स्कूल खुलेंगे तो आप जाओगे तो आप देखना, अच्छा इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप एक्चुअल डायग्राम बनाने जाओगे और फिर सर्किट को दिखाओगे तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा बच्चों। ऐसे बार बार सर्किट अगर आपको बनाना पड़ जाए तो बार बार कितना टाइम लगेगा सोचो, इस तरीके के डायग्राम्स अगर आप बनाने लगे। इसलिए हम जब सर्किट का यूज करते हैं और इस टाइप के आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं तो हम सर्किट सिंबल्स का यूज करते हैं। मतलब जो एक्चुअल सर्किट है उसमें एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाएंगे, मतलब एक्चुअल सर्किट आपको लेबोरेटरी में दिखेगा जब आप कनेक्शन कर रहे होगे, लेकिन उसको पेपर में लिखने के लिए और जल्दी लिखने के लिए और फास्ट तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इनके सिंबल्स बनाए हुए हमने। तो हम कई सारे सिंबल्स यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स लिखवा देता हूँ कि कौन सी चीज आपको सिंबल, कौन सी चीज का सिंबल कैसे सर्किट में यूज करना है। फिर उसको लेकर हम क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ किया करेंगे और उसी से हम समझ लिया करेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चीज है वो है सर्किट सिंबल्स। तो अब आप हेडिंग डाल लें सर्किट सिंबल्स, है ना। तो जो ये इतनी चीजें हैं इनके बार बार डायग्राम्स नहीं बनाते हम एक्चुअल, है ना। तो उनको सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेल का सिंबल होगा तो वहां सेल का सिंबल लगा देंगे, है ना। जहां पर की का सिंबल है तो वो आसान होते हैं सिंबल्स, तो उनको बनाना बहुत आसान होता है। तो आप बहुत जल्दी ड्रॉ कर पाओगे और बहुत जल्दी एनालिसिस कर पाओगे किसकी, सर्किट की, अगर आपको कॉपी पे करना है। इसलिए हमें इसका सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर बच्चों में नेम लिखता जाऊंगा एक एक कर कर और यहाँ पे मैं सिंबल ड्रॉ करते जाऊंगा। तो आप भी कॉपी में ऐसे ही कर लें, यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करते चलिए और यहाँ पे नाम लिखते चलिए, और चाहे तो हम ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक। तो पहला इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, है ना बच्चों। ये जैसे ये छोटा सा एक सेल है, तो इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले भी हम मैं बता चुका हूँ, उसका सिंबल ऐसे होता है, एक बड़ी डंडी होती है एक छोटी डंडी होती है। तो ये जो छोटी डंडी बड़ी डंडी होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और छोटी डंडी बच्चों नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये इसका सिंबल हो गया। सेकंड जो आपका सर्किट में यूज होता है बैटरी। तो बैटरी और सेल बच्चों एक ही चीज होती है, बस ये अंतर है कि बहुत सारे सेल्स को अगर आप यूज करोगे तो वो फिर वो बैटरी बन जाता है, उसको बैटरी बोलने लगते हैं। जब आप यहाँ पे एक दो से तीन से ज्यादा सेल यूज कर लोगे, जैसे टॉर्च में आपने देखा होगा, जो पुरानी टॉर्च जिस बच्चों ने देखी होगी जिसमें दो तीन सेल लगते थे पीछे, जो वो एल्यूमिनियम की या किसी की टॉर्च आती थी, आपने मेटल की देखी होगी पुरानी वाली, तो उसमें दो तीन सेल पीछे लगते थे, तो पीछे ढक्कन खोलकर वो सेल को रखते थे और फिर ढक्कन बंद कर देते थे। तो वो बैटरी का फॉर्म कर लेता था क्योंकि उसमें दो तीन सेल का यूज होता था। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल सेल्स का यूज करेंगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया बच्चों, है ना। ये दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। फिर आपका तीसरा जो चीज है कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन का यूज करते हो। देखो जैसे इस बैटरी से इस एमीटर को मुझे जोड़ना था तो मैंने कनेक्टिंग वायर से जोड़ा हुआ है, तो मैंने कनेक्टिंग वायर्स को स्ट्रेट लाइन से दिखाया हुआ है ना। तो इसको स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। फिर फोर्थ नंबर जॉइंट्स, जहां पे वायर्स का जॉइंट्स है बच्चों, मान लो एक वायर ऐसा एक वायर ऐसा, इन दोनों के बीच में जॉइंट है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐसे क्रॉस जहां भी है, तो इस तरीके से ये समझ गया कि ये वायर और ये वायर इस पॉइंट पर ज्वाइन कर रहे हैं, जॉइंट है ये, है ना। या फिर कोई वायर ऐसे आ रहा है और एक वायर ऐसा है तो ऐसे दिखा दो, तो ये दोनों वायर्स का जॉइंट है ना। तो जॉइंट्स हो गए आपके ये। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो अगर कनेक्टिंग वायर ज्वाइन नहीं है, मतलब कनेक्ट नहीं है, जॉइंट्स में नहीं है, वो एक दूसरे को अगर टच नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं वायर नॉट ज्वाइंट, वायर्स नॉट ज्वाइंट, बट एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट ज्वाइंट। मतलब कनेक्शन तो नहीं है लेकिन होता है ना बच्चों, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से चला जाता है बट उनके बीच में प्लास्टिक का क्या होता है, लेयरिंग होती है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। उनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो लेयरिंग हटानी पड़ती है
और उसके बाद उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर वैसा नहीं है, सिर्फ ऊपर से जा रहा है, तो ये कोई वायर है, उसके ऊपर से ये वायर जा रहा है, तो इस तरीके से जंप करा देते हो, इसको जंप बोलते हैं बच्चों। ऐसे आप कर दोगे, या कोई भी ऐसा वायर है ना, ऐसा वायर है और ये वायर आ रहा है, तो इस पे से ऐसे जंप करा दिया आपने, तो इसको जंप बोलते हैं ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर से गए हैं, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट नहीं उनका, है ना। तो ये वायर्स नॉट ज्वाइंट, है ना बच्चों। तो आई होप आपको सिंबल समझ में आ रहा होगा, नॉट ज्वाइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी चीज है बच्चों, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, नेम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम सिंबल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर आपका छठवां रेजिस्टेंस, है ना बच्चों, जो अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा। तो रेजिस्टेंस को कैसे सिंबल, तो इस तरीके से जिगजैग लाइन, ये जो जिगजैग लाइन है बच्चों, इसी से हम रेजिस्टेंस का सिंबल बनाते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। सेवंथ, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल बनाना है, तो हमेशा ऐसे जिगजैग लाइन बनाया करो और एरो लगा दिया करो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ऐसा सिंबल है तो आप समझ जाओगे कि रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। जैसे रिहोस्टेट में आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हो ना, तो रिहोस्टेट की जगह ऐसी करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन बना दो और ऐसे एरो लगा दो, तो आप समझ जाओगे कि रिहोस्टेट का यूज हो रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। और पर्टिकुलरली अगर आपको रिहोस्टेट यूज करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह रिहोस्टेट, तो रिहोस्टेट के लिए एक सिंबल और यूज किया जाता है अलग से, रिहोस्टेट, है ना। तो उसके लिए इस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे ये रेजिस्टेंस आपने बना दिया और फिर ये वायर लाके ऐसे एरो लगा दो, एरो, तो ये कंफर्म पता चल जाता है सर्किट में कि आपने रिहोस्टेट का यूज किया है। तो कभी किसी सर्किट में इस तरीके से सिंबल दिया है तो आप समझ जाना कि वो रिहोस्टेट का सिंबल। उसके बाद फिर प्लग या स्विच, जो भी आप बोलना चाहिए, प्लग की और स्विच, है ना बच्चों, स्विच। तो यहाँ पे दो तरीके के सिंबल हैं, या तो स्विच ओपन होगा या क्लोज होगा। तो जैसे मैंने अभी ओपन स्विच के लिए आपको बता रहा हूं, तो ओपन स्विच के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दिया जाता है, या फिर कभी कभी इस तरीके से, और इस तरीके से भी यूज किया जाता है। यहाँ पे ऐसे डिस्कनेक्ट वायर दिखाया जाता है, मतलब ये दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है, तो इसको ओपन सर्किटेड या ओपन स्विच ऐसे बोलते हैं ना बच्चों। फिर 10th, कनेक्शन नहीं है, स्विच ओपन है मतलब कनेक्शन है नहीं, पाथ बनेगा नहीं। उसके बाद 10th आपका क्लोज्ड स्विच, अगर स्विच क्लोज है तो जो ये ब्रैकेट वाला सिंबल है उसके अंदर डॉट लगा दिया जाता है, तो आप समझ जाओगे कि क्लोज स्विच है। और ये जो है बच्चों, इससे अगर दिखाना है तो इसमें इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये जो सिंबल हो जाएगा ये आपका क्लोज स्विच का हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद फिर और अगर मैं सिंबल्स की बात करूं, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं नेम और यहाँ पर सिंबल्स। तो यहाँ पे बच्चों 11th जो है वो सर्किट में कौन यूज हो सकता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार लिखवा रहा हूँ। जैसे आपका एमीटर यूज हुआ, तो एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ऐसे जो गोला लगाकर बीच में कैपिटल ए लिख देते हैं, तो ये एमीटर हो गया। आपका अगर वोल्ट मीटर करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा सिंबल होगा, वही गोला बनाओ कैपिटल वी कर दो, है ना। फिर आपका अगर गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करना है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ ना, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं ताकि कुछ भी चीजें छूटे ना। तो ऐसे कैपिटल जी लिख लेते हैं, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना हो, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक। तो ये बल्ब का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद फिर अगर आपको फ्यूज का रिप्रेजेंटेशन करना है, फ्यूज वायर भी होता है, तो इसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका फ्यूज वायर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जो जो सर्किट में यूज होते हैं कंपोनेंट, सेल, बैटरी, रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना, स्विच, ये सारे
सिंबल्स मैंने आपको बता दिए। तो इन सिंबल्स से जब आप सर्किट बनाते हो तो बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, और आप उसकी एनालिसिस भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा और सारे सर्किट सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सर्किट सिंबल तो पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ कैसे किया जाता है, और फिर एक ग्राफ बनाया जाता है वोल्टेज वर्सेस करंट का, करंट और वोल्टेज के बीच में, जिसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, है ना। तो वो ग्राफ हमें बना के देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है तो वो आप देख लें। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक आपको बैटरी चाहिए होती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैटरी लगा देते हो या पावर सप्लाई लगा देते हो, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जिसको बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं। उसमें आप क्या है वोल्टेज चेंज कर सकते हो, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, है ना। तो वो जब आप वहां पे देखेंगे लैब में तब आपको समझ में आएगा वो। और यहाँ पर बच्चों एक इस तरीके से की होती है, की को अगर हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों ताकि हम करंट को वेरी करा पाए, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करा पाए, इसलिए रेजिस्टेंस को वेरी कराना होगा तो एक रिहोस्टेट भी लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो रिहोस्टेट में क्या होता है, आप रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हो लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता नहीं रहेगी, बस ये बात रहती है ना। तो रिहोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी मैंने आपको बताया बच्चों, इस तरीके से एरो लगा देते हैं। उसके बाद फिर ये बैटरी है, ये बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। फिर कनेक्टिंग वायर ले जाओ, फिर कनेक्टिंग वायर से आप किसको जोड़ोगे बच्चों, क्योंकि हमें करंट भी मेजर करनी है। यहाँ पे आपने एक कंडक्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस होगा, तो ये रेजिस्टेंस मान लो इस कंडक्टर का आर है, तो इस कंडक्टर के थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी करंट जा रही है ये निकालना है। तो इसमें सीरीज में आपको क्या लगाना पड़ेगा, मतलब बच्चों करंट सेम रहेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम एमीटर बोलते हैं। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर एमीटर लगा दोगे, तो एमीटर से आपको इस रेजिस्टेंस में जो भी करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्सपेरिमेंटली। फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको पता है कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए ना, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नापने के लिए वोल्ट मीटर भी लगा दिया। फिर ये कनेक्टिंग वायर आएगा और किससे जुड़ जाएगा फाइनली, रियोस्टेट से। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना। तो जो मैंने सिंबल में बनाया है वो आप वहां पर इस तरीके से कनेक्शन करोगे। फिर आप स्विच को, की को क्या करोगे, ये बैटरी हो गई, है ना बच्चों, और ये आपका एमीटर जो यहाँ पे करंट नापेगा आई, और ये वोल्ट मीटर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी को मेजर करेगा। और रियोस्टेट को अब हम चेंज करेंगे तो इसमें फिर वोल्टेज और करंट में चेंज आएगा, और उसके लिए हम रीडिंग्स लेंगे, है ना बच्चों। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो यहाँ पर आप v लिख लेना और यहाँ पर i लिख लेना। अब v और i की वैल्यूज यहाँ कुछ कुछ आएंगी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे आप बहुत सारी वैल्यूज लेंगे, डॉट 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 10-20 वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज कुछ वैल्यूज कुछ वैल्यूज आएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो आप देखोगे कि करंट की वैल्यूज भी बढ़ रही है। फिर आपको इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना पड़ेगा ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ किस किस के बीच में परफॉर्म होगा बच्चों, तो कभी कभी ये ग्राफ किसके बीच में बना लिया जाता है, यहाँ पर आई ले लिया जाता है वाई एक्सिस में, करंट ले लिया जाता है, और एक्स एक्सिस में बच्चों क्या ले लिया जाता है, पोटेंशियल। इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना। वाई एक्सिस में करंट ले लोगे आप, करंट का ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मानना पड़ेगा ना। तो वाई एक्सिस को आप करंट का एक्सिस मान लोगे और एक्स एक्सिस को आप वोल्टेज का एक्सिस मान लोगे। फिर ये दोनों रीडिंग तो आपके पास होंगी, तो यहाँ पे ये रीडिंग्स आप नोट कर लोगे, ग्राफ में बना लोगे ऐसे, है ना। ग्राफ तो ड्रॉ करना है आता ही है। फिर आप इनको जब पॉइंट को मीट करोगे, मिलाओगे, मतलब ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे मार्क करोगे, और जब आप इसको इन सारे मार्क्स को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए हुआ क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v।
तो जब भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है तो जो आपका ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ करता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कैसी डिपेंडेंसी है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर रहा है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनता है। हाँ, अगर कुछ फ्लक्चुएशन होगा, टेम्परेचर वगैरह चेंज होगा, प्रेशर वगैरह चेंज होगा, तो फिर ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, फिर इसमें एरर्स आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा फिर वो अलग टाइप का ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर ढंग से आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये आपको बताएगा कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का है ना, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे आप क्या करो कि आई या फिर v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v इज प्रोपोर्शनल टू i है, तो v इज इक्वल्स टू r करें जरा, v इज इक्वल्स टू करें तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमारा रेजिस्टेंस था। तो बच्चों इसको ri या फिर v इज इक्वल्स टू आई आर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से आप रेजिस्टेंस देखो जरा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई आई। अच्छा, v बाई आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जरा दो पॉइंट मार्क करें, कोई भी दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लो ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो बी पॉइंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो v की वैल्यू है वो v1 मान लेते हैं बच्चों, और इसके करस्पॉन्डिंग जो v की वैल्यू है वो v2 मान लेते हैं। वैसे इसके करस्पॉन्डिंग जो i की वैल्यू है वो i2 मान लेते हैं, और a के करस्पॉन्डिंग जो i की वैल्यू है वो i1 मान लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जब आप ये देखेंगे, ये वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये i2 माइनस i1 है, मतलब ये डेल्टा i है, i2 माइनस i1 मतलब डेल्टा i, और ये जो है ये आपका v2 माइनस v1, ये आपका डेल्टा v है। अब आपने नाइन्थ में जब ग्राफ्स पढ़े थे मोशन वाले चैप्टर में, तो आपको बताया होगा कि इस तरीके से कोई भी एक्स वाई का जब ग्राफ होता है और कोई भी ग्राफ में दो पॉइंट्स के बीच में जब आप डिफरेंसेस का रेशियो लेते हैं, तो वाई एक्सिस का जो डिफरेंस है डेल्टा वाई और एक्स एक्सिस का जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स, अगर आप इसका रेशियो ले लो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बच्चों इस क्वांटिटी को बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व। तो ये स्लोप कहलाता है, ये स्लोप की डेफिनेशन है। तो किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स हैं और आप उनके चेंज का रेशियो अगर निकाल रहे हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वो कहलाता है बच्चों उस ग्राफ का स्लोप। तो जैसे यहाँ पर आईवी कर्व है, आईवी ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, तो उसका स्लोप क्या लिखोगे आप, जो यहाँ पे स्लोप लिखोगे आप, स्लोप। तो बच्चों डेल्टा वाई की जगह यहाँ पे कौन है, आई, तो आप यहाँ पे डेल्टा आई लिखोगे, डिवाइड बाई एक्स की जगह डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पर डेल्टा वी है, एक्स एक्सिस में वोल्टेज है ना, तो डेल्टा वी लिखोगे। अब देखो बच्चों आपका रेजिस्टेंस जो है वो डेल्टा वी अपॉन आई है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो आप स्लोप को लिख सकते हो 1 बाई आर। यानी कि रेजिस्टेंस अगर आपको ग्राफ दिया हो और ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना हो, ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना हो आईवी कैरेक्टरिस्टिक से, तो आप याद रखेंगे कि स्लोप निकाल लेना आप, और स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। तो कभी भी आपको आई और वी का ग्राफ दिया हो तो उससे अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा उसका स्लोप निकालिए और स्लोप का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आईवी ग्राफ, है ना बच्चों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्राफ है इसमें इस तरीके से ही बनाते हैं बच्चे, ड्रॉ करते हैं ना, यहां पर v ले लेते हैं y एक्सिस में और x एक्सिस में i ले लेते हैं, फिर से ग्राफ तो आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन जब आप स्लोप निकालोगे तो ये आपका डेल्टा v हो जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में, और ये वाला जो चेंज है x एक्सिस में वहां i है तो वहां डेल्टा i हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे स्लोप निकाल रहे होंगे तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा i ही आएगा। इसका मतलब ये स्लोप जो है ये आपको रेजिस्टेंस देगा, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस देगा और कब आपको स्लोप रेजिस्टेंस देगा। अगर वाई एक्सिस में v है और एक्स एक्सिस में i है तो स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर है, और अगर आपका आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वाई एक्सिस में i है और आपका एक्स एक्सिस में v है, तो स्लोप का रेसिप्रोकल आपको रेजिस्टेंस देगा। तो देख लेना बच्चों, है ना, ग्राफ में ये जरूर देख लेना कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ है।
वाई एक्सिस में कौन है और एक्स एक्सिस में कौन है, नहीं तो ये पूरा चेंज ही हो जाता है। तो जब वाई एक्सिस में पोटेंशियल है तो ऐसे याद रख लो स्लोप ही रेजिस्टेंस है, और जब वाई एक्सिस में आपका करंट है तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप आपको क्या देगा बच्चों, क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ओम्स लॉ समझ में आया होगा, और एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं और कैसे ग्राफ बनाते हैं ये भी क्लियर होगा। और ग्राफ की प्रॉपर्टी जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस देती है, तो कभी स्लोप डायरेक्टली रेजिस्टेंस देता है, कभी उसका इनवर्स इनवर्स लेना पड़ता है ना, तो वो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस में कौन है। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर की करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, आपको बताना है कि कितने अमाउंट का चार्ज फिलामेंट से पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। इफ द बल्ब ग्लोस फॉर 2 आवर्स, अगर बल्ब 2 आवर के लिए ग्लो कर रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, और 2 आवर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन को पास कर गए होंगे, तो वो आपको निकालना है ना। इसको कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो आप ये देख लो कितना चार्ज फ्लो हुआ है, करंट दिया है, टाइम दिया है ना। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन, हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है भाई, करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे कि भाई करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से बच्चों आप चार्ज को क्या लिख सकते हो, चार्ज कैन बी रिटन एज करंट इनटू टाइम। अच्छा करंट कितना है, तो करंट दिया है अपन को 0.4, तो 0.4 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो टाइम आवर्स में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स में। तो 2 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये एम्पेयर में, सेकंड्स में, तो ये आंसर आएगा कूलम्स में। अब आप इसको सॉल्व करोगे 0.4 टू 0.8 हो जाएगा और ये 3600 हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2880 कूलम। तो ये तो चार्ज आ गया कि 2 घंटे में इतना चार्ज फ्लो हुआ है किसी क्रॉस सेक्शन में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए हैं, तो क्वांटाइजेशन पता है बच्चों अपन को, अगर चार्ज पता है तो हमें पता है ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज बनाएंगे ना। तो जैसे ही Q पता चला तो हमने Q इज इक्वल्स टू एन ई वाला फॉर्मूला लगा दो क्वांटाइजेशन वाला, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन आ जाएगा चार्ज अपॉन ई। तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी है 2880 डिवाइड बाई ई की वैल्यू हमें पता है 1.6, फंडामेंटल चार्ज है ना ये, तो इंटू 10⁻⁻19 है ना बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो दिस विल बिकम 1.8 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, है ना, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तब जाके इतना चार्ज फ्लो कर रहा होता है ना, और 0.4 एम्पियर की करंट मिल रही होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। तो पहले ही जैसा सवाल है ये, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फाइंड करना है, चार्ज फाइंड नहीं करना है, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो। देखो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ज को आप लिख सकते हो बच्चों I इंटू टी। अच्छा चार्ज को लिख सकते हैं एन ई भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल चार्ज। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई से डिवाइड कर दो, तो आई टी बाई ई। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे, आई की वैल्यू देखो 200 मिली एम्पियर, तो मिली को पहले तो आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम्पियर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, एसआई मिलाना पड़ेगा ना बच्चों, एसआई यूनिट में। और 1 मिनट है मतलब 60 सेकेंड्स है, इसलिए मैंने 1 मिनट को 60 सेकेंड्स लिख दिया यहाँ पर, और डिवाइड बाई ई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 10⁻³ यहाँ से ये 200 और ये कैंसिल हो गया, 12 डिवाइड बाई 1.6 आप करोगे, है ना, 12 डिवाइड बाई 1.6 करोगे और 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+19
इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये बच्चों आंसर है, ऐसे निकालना था, सिंपल है ना। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछा गया है द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू कंडक्टर ए एंड बी इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये ए और बी का आईवी कैरेक्टरिस्टिक दिया है, वाई एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है। फिर आपसे ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो आर ए आर बी बराबर है, आर ए बड़ा है आर बी से, आर ए छोटा है आर बी से, और इस तरीके से, और नन ऑफ दीज आपसे बोला हुआ है। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या है कि यहाँ पर जब ये दो कंडक्टर देख रहे हो तो आपको मैंने बताया था जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ाया था कि यहाँ पे देख लिया करो कि वाई एक्सिस पे कौन है और एक्स एक्सिस पे कौन है। तो देखो वाई एक्सिस में अगर आई है तो यहाँ पे चेंज इन करंट आएगा, और एक्स एक्सिस में अगर आपका वी है तो यहाँ पे डेल्टा वी आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका स्लोप निकाल के देखें, स्लोप। तो स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की जगह डेल्टा आई है अपॉन डेल्टा एक्स, बट डेल्टा एक्स की जगह यहाँ पे डेल्टा वी है। तो डेल्टा आई अपॉन वी होता है 1/r, है ना। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता तो वो r होता। इसका मतलब इस वाले ग्राफ में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल टू स्लोप। स्लोप का बच्चों रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि पहले देख लो किसका स्लोप ज्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो 9th में पढ़ा है आपने, जिसकी स्टीपनेस ज्यादा होती है उसका स्लोप ज्यादा होता है। तो यहाँ पे बी का, बी कंडक्टर का, बी ग्राफ का स्टीपनेस ज्यादा है। तो हमें ये पता चल गया कि स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए से ज्यादा है, मतलब स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी। ये हमें पता चल गया। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है। तो जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है ए कंडक्टर का वो ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ बी कंडक्टर। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है। तो बी टिक कर देंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कभी कभी ना इसमें ये ऑप्शन नहीं पूछता है, इसमें एक अलग प्रकार का ऑप्शन दे देता है वो, मतलब इसी क्वेश्चन को वो अलग तरीके से ही पूछ सकता है। आपको रेजिस्टेंसेस का ऑप्शन नहीं देगा, आपको क्या बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस इस तरीके से देता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से बोलता है ये दोनों जो ग्राफ है ये सेम कंडक्टर के हैं बट अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। एक ए टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया है, एक बी टेम्परेचर पे, कंडक्टर सेम था लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था ना बच्चों, रेजिस्टेंस चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ए के लिए रेजिस्टेंस अलग है, ए के लिए टेम्परेचर अलग है जब कंडक्टर में रेजिस्टेंस नापा गया, और बी में रेजिस्टेंस नापा गया तब कंडक्टर, मतलब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तब कंडक्टर का टेम्परेचर बी है। तो ये टीबी और टीए, अब ये दो अलग अलग कंडक्टर नहीं है, ये दोनों सेम कंडक्टर के ग्राफ है, बट अंतर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, या फिर बी ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किया। सी टेम्परेचर ऑफ ए इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ बी, और बच्चों डी नन ऑफ दिस। ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं सेम क्वेश्चन में। तो फिर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो याद रखिएगा कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है ना, मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी इसका रियलिटी तो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन अभी बस आप इतना याद रखें कि कंडक्टर्स के केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर कम है। तो देखो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर से स्लोप कंपेयर करके रेजिस्टेंस निकाल लो। तो ए टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टेंस हाँ ज्यादा है, और बी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ही रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस ए टेम्परेचर पे ज्यादा है और बी टेम्परेचर पे कम है। तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों, जहां जिस पे रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ए पे टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कोई भी दो ऑप्शन आए तो इस तरीके से आपको निकालना। लेकिन ये सिर्फ कंडक्टर्स में होता है, ये बात याद रखना। कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेकिन खैर सेमीकंडक्टर हमारे पोर्शन नहीं है पढ़ने के लिए, तो सेमीकंडक्टर की चिंता नहीं करना है आपको। कंडक्टर्स में याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस।